नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 का जो एनुअल मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है हिंदी का, जिसमें नए पैटर्न पर प्रश्न दिए गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको पैटर्न के साथ साथ ये भी नॉलेज होगा कि आखिर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस साल नहीं, 2020 से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी में 60 पूछे जाते हैं। 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें से आपको 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। तो इस मॉडल पेपर में भी आपको ऑब्जेक्टिव में 60 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 50 को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर होगा। देखिए लिखा है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, यानी आपके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। जैसे परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। इन सारे निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, सीधे मैं चलता हूँ अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे है खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। यानी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए गए होंगे एग्जाम में, उनमें से 50 प्रश्न को ही ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। ओएमआर आपको एग्जाम में मिलता है। तो चलिए उन प्रश्नों को हम देखते हैं। हम यहाँ पे 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा। देखिए पहला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। यानी भीमराव अंबेडकर, जो आपका गद्य भाग का फर्स्ट अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक हैं। इन्होंने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज, जो आज का सभ्य समाज है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रम विभाजन। देखिए श्रम विभाजन होगा तो लोग, श्रम विभाजन जब कार्य का बंटवारा होगा, काम का बंटवारा होगा तो सभी कार्य को करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन आज हमारे देश में श्रम विभाजन जाति के आधार पर किया जा रहा है, ये गलत है। श्रम विभाजन जाति के आधार पर न करके रुचि या टैलेंट के आधार पर होना चाहिए, तो हमारा देश तेजी से विकसित होगा और हमारा देश बेरोजगारी मुक्त होगा। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन, वो भी जाति के आधार पर नहीं बल्कि टैलेंट के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा हार्ड प्रश्न है क्योंकि आपको ये आपके बुक में मिलने वाला प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किसकी रचना है। आप पहला बार नाम सुने होंगे इस हु आर सुधराज का, तो इसे याद कर लीजिए कि ये भीमराव अंबेडकर का रचना है। हु आर सुधराज भीमराव अंबेडकर का रचना है, जो हमारे बुक जाति श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप सब जानते ही हैं 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है, यानी कासू है। कासू जो है वो 20 के दांत का प्रमुख पात्र है और इस अध्याय के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। ये भी याद कर लीजिए, 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महल वाले। तो सीधी सी बात है, महल वाले झोपड़ी और महल की लड़ाई में जीतते हैं। एक बात मैं बता दूं कि ये 2021 का मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। मुझे विश्वास है कि इसको देखने के बाद से आपकी एग्जाम की पैटर्न मालूम चलेगी और साथ ही साथ आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर 10वीं से संबंधित वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। हाल ही में हमने हिंदी का सेट शुरू किया है जिसमें हम सभी अध्याय को देखेंगे। उसी बीच हमने इस मॉडल पेपर को लाया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाँवों में। गाँवों में सच्चा भारत बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत से हम क्या सीखें।
पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है वो गद्य की कौन सी विद्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है वो एक भाषण है। क्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे पाठ क्या है? एक भाषण है। याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि ये अध्याय जो है वो क्या है, किस विद्या की रचना है, कहानी है कि कविता है कि निबंध है कि भाषण है, क्या है? ऐसे प्रश्न तो हर साल एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे ऐसे प्रश्न आएंगे कि इस अध्याय के लेखक कौन है, लेखक पे भी एक प्रश्न आ रहा है कि इस अध्याय के लेखक कौन है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आगे प्रश्न आ रहे हैं कि किसी लेखक का जन्म कब हुआ था, ऐसे भी 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 4-5 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य देखिए। हर अध्याय जो आपके एग्जाम में दिया है उसके लेखक को याद कीजिए, उनके जन्म को याद कीजिए, उनके रचना को याद कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो ये तो जाहिर सी बात है कि विद्वान नहीं कहेंगे, ज्ञानी भी नहीं कहेंगे, भले लोग भी नहीं कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, यानी मूढ़ कहेंगे। दूसरे के इशारों पर जो भटक जाते हैं उन्हें हम मूढ़ कहते हैं, मूढ़ यानी मूर्ख। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक हैं, उनके पिता का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विल्हेल्म मूलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल्हेम मूलर नहीं, लेकिन यहाँ पे आप निमन अच्छा से देखिएगा कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो वो था विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मुलर ने। एक बात आप यहाँ से ऑप्शन से भी मिला सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, ये तीनों भारतीय हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं। तो भारत के रहने वाले आदमी आखिर जर्मन भाषा में क्यों अनुवाद करेंगे? मैक्स मुलर जो है वो जर्मन के रहने वाले थे, अंग्रेजी नाम है, इसलिए इन्होंने कठ और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आई थिंक इस साल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो मैक्स मुलर ने, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वो भारत से हम क्या सीखे जो आपके बुक में पाठ है उसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। मैं आपको बता दूं कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 30 प्रश्न आपके बुक से होंगे और 30 प्रश्न व्याकरण से होंगे। तो व्याकरण पर भी गौर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध वाक्य है, ये एक व्याकरण का प्रश्न निकल रहा है। वाष्प निकल रहा है, वाष्प यहाँ पे गलती लिखा है इसलिए ये तो गलत हो गया। वाष्प निकल रहा है नहीं, वाष्प निकल रहे हैं होना चाहिए, ये भी गलत है। सींग दहाड़ रहा है और संग्रहित किया गया है। तो देखिए, संग्रहित किया गया है नहीं, संग्रहित किए गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सींग दहाड़ रहा है। शुद्ध वाक्य है सींग दहाड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम ओ आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वजोड़ उत्तम। इसमें अ आ रहा है, इसमें अ आ रहा है, और साथ ही साथ इसमें पहले ऊ आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं अ प्लस ऊ जब मिलते हैं तो वो बनते हैं ओ, अ ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, इसलिए हो गया सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना यानी लोग कहते हैं जब कोई क्रोधित हुआ होता है तो लोग कहते हैं कि गुस्सा पी जा अपन, यानी क्रोध को दबाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है क्रोध दबाना। ये मॉडल पेपर जो है वो आपको एग्जाम का पैटर्न बताएगा, ऐसे ही एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। परंपरा का मूल्यांकन जो अध्याय आपके एग्जाम में है, आपके बुक में है, उसके रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पतंग अनंत में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसकी रचना है? एक पतंग अनंत किसकी रचना है ये आपको बताना है। यानी कोई आपका बुक है उसमें से 12-13 लेखक जो हैं उनकी एक ये रचना है एक पतंग अनंत में। तो किसकी रचना है वो हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रचना है वो है अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अशोक वाजपेयी
अविन्यो के रचनाकार हैं। अविन्यो एक पाठ का नाम है जो आपके बुक में दिया गया है, उसके रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं और उन्हीं की रचना है एक पतंग अनंत में। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें हम तो इनकी अन्य रचनाएं हैं तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, शहर अब भी संभावना है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो याद कर लीजिए एक पतंग अनंत में जो रचना है वो अशोक वाजपेयी की है। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नामक स्थान पर अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा। ये अविन्यो के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली नामक एक पाठ आपको, एक कहानी आपके किताब में दिया गया है, उसके लेखक कौन है? ये लेखक से प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं, जन्म से प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं, रचनाकार से प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं, और किस विद्या की रचना है, यानी कहानी है कि कविता है कि भाषण है कि क्या है, ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों पे आप गौर कीजिएगा। मैं बता दूं मछली शीर्षक पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा समय पर धोखा देना, यानी कोई अंगूठा दिखाता है उसका अर्थ है समय पर वो धोखा दे दिया। तो इस प्रश्न को भी याद कर दीजिए। मैंने आपको बताया कि 30 प्रश्न व्याकरण से पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न किताब से पूछे जाएंगे, और उन्हीं 60 प्रश्न कुल मिलाकर हुआ, और उन 60 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्नों को ही OMR शीट पर रंगना होता है। तो इस पर आप गौर कीजिएगा, जो अच्छे प्रश्न आपको लगे, जो आसान लगे, उन्हें ही आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त का विलोम है, गुप्त यानी छिपाना होता है, गुप्त यानी छिपाना, उसका विलोम है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दिखाना, दिखाना। ठीक है, गुप्त का विलोम दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शैल। शैल जिसे पर्वत भी कहते हैं, त्रिदश भी नहीं होगा, पधामर भी नहीं होगा, गिवाण भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैल। आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो प्रश्नों को 1-2 बार देखिए, ऑप्शन को मिलाइए, प्रश्न खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। अब आप सोचेंगे कैसे, तो देखिए लंबोदर, गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं, और गणेश यानी एक अलग अर्थ दिखा रहा है, साधारण अर्थ नहीं बल्कि कोई अच्छा अर्थ दिखा रहा है, यानी भगवान का नाम आ रहा है। जो भी भगवान है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। सामान्य अर्थ को न छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दिखाए तो वो बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, यानी किसी विशेष अर्थ को दिखा रहा है, गणेश भगवान का नाम आ रहा है, तो वो होगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है लड़का आया था कौन काल है? ये तो आपको देख ही क्या लग जा रहा है कि ये भूतकाल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, लड़का आया था, बीत गया है काम, तो वो भूतकाल का है। नेक्स्ट प्रश्न है आम, मैंगो का पर्यायवाची होगा। आम का पर्यायवाची क्या होगा? तो आम्र, आम्र, आम्र यानी आम होता है, संस्कृत है आम्र, तो आम्र इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन को मिलाइए, आंसर खुद व खुद आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है धनहीन कौन समास है? धनहीन कौन समास है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव तो होगा नहीं क्योंकि इसमें अव्यय नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा क्योंकि द्वंद्व होता है माता पिता दाल भात, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, और कर्मधारय भी नहीं होगा क्योंकि कर्मधारय में उपमा उपमेय आता है, तो कर्मधारय भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। विशेषण विशेष्य को दिखा रहा है, धनहीन धन से हीन है, विशेषण विशेषण से दिखा रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 माता पिता कौन समास है? मैंने आपको ऊपर बताया द्वंद्व समास में आता है माता पिता, दाल भात, दही चिवड़ा, ऐसे जो आते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वंद्व समास। माता पिता कौन समास से? द्वंद्व समास। समास प्रत्यय और संधि से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप अवश्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है, तो अनुराग में देखिए अनु पहले लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु एक उपसर्ग का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, गुरु नानक कौन थे? अब देखिए यहाँ से आपका पद भाग शुरू हो गया। गुरु नानक जो आपके फर्स्ट पार्ट के रचनाकार हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, या जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसके रचनाकार है गुरु नानक। तो यहाँ पे पूछा है कि गुरु नानक कौन थे? ऑप्शन है सिखों के दसम गुरु, दूसरा है सिखों के प्रथम गुरु, तीसरा हिंदुओं के प्रथम गुरु, और चौथा है मुस्लिमों के प्रथम गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिखों के प्रथम गुरु। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, याद कर लीजिएगा। और सिखों के 10वें गुरु की बात करें, यहाँ पे 10वें गुरु भी दिया है, तो सिखों की 10वें गुरु की बात करें तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो पटना के ही रहने वाले थे, गुरु गोविंद सिंह, यह भी याद कर लीजिए। 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। एक बात मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, प्रथम गुरु गुरु नानक देव, 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव। इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु नानक देव। आपके फर्स्ट जो अध्याय है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, पद भाग का फर्स्ट अध्याय, या जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसके सबसे पहले जहाँ गुरु नानक देव का परिचय दिया गया है, वहाँ पे उनकी रचना भी दी गई है। गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जपूजी। दूसरा रचना है इनका आशा दीवार, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, आप याद कर लेना, नोट कर लेना। इनकी गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये सब गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। तो इन सभी रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा, कोई भी रचना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन विद्या है? देखिए विद्या का भी 2 प्रश्न आ गया, कहानी है कि कविता है कि क्या है, ये हमें बताना होता है कि कौन विद्या है। जब पूछे विद्या जो आए, उसमें हमें कहानी, कविता, ललित निबंध, उपन्यास, भाषण, ये सब ऑप्शन होते हैं, उसमें से चुनना होता है कि वो अध्याय क्या है। तो जब आप अपने बुक को खोलिएगा तो जो भी अध्याय होगा उसके बगल में लिखा होगा, जैसे 20 के दांत, बगल में लिखा होगा कहानी, तो आप याद कर लीजिएगा कि 20 के दांत जो है वो एक कहानी है। वैसे ही पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विद्या है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं जो अध्याय है उसके बगल में जो लिखा है वो क्या है, यानी कहानी है कि कविता है, कुछ तो लिखा होगा आपके बुक में, आप बुक खोल के देखिए कुछ लिखा होगा, वही पूछ रहा है क्या है। तो मैं बता दूं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है, ललित निबंध है। ऐसे आप पूरे 12 या 14 पाठ आपके एग्जाम में हैं, इन 12 पाठ जो हैं उनके सभी अध्याय के याद कर लीजिएगा कि किस विद्या की रचना है, उसके लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, ऐसे उनकी रचनाएं क्या है, ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये याद करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरह लीला किसकी रचना है? बिरह लीला रसखान की रचना है, रसखान की रचना है। बिरह लीला जो है रसखान की रचना है। इन्होंने आपके एग्ज़ाम में जो प्रेम ऐनी श्री राधिका जो अध्याय है उसी में ये है कि बिरह लीला रसखान की रचना है। आगे के यहाँ पे हमने इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को देखा, आगे के 30 प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और हमारे साथ बने रहें उन 30 प्रश्नों को देखने के लिए। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, अपनी 10वीं की बोर्ड की तैयारी, यदि आप 2021 में 10वीं बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और अपनी तैयारी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।